નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અરકંઠી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આજે આપણે એક ખાસ જે ચર્ચા કરવાના છે, હવે આપણે દિવાળીના તહેવારની ઉજવણીની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે અને આ એક સમય એવો છે કે જ્યારે આપણે બોલાવતા હોઈએ છીએ કે પાછલા વર્ષના આ સમયથી દિવાળી સુધી કઈ રીતની બદલાવ આપણા સેક્ટરની અંદર આવતા દેખાયા છે. તો રિયલ એસ્ટેટને માટે આ વર્ષ વીતેલું વર્ષ કેવું રહ્યું છે અને આવનારા વર્ષ પાસેથી શું અપેક્ષા છે, આ અંગેની ચર્ચા આજે આપણે કરીશું. અને આપણી સાથે આ ચર્ચાની અંદર જોડાયા છે मैजिक ब्रिक्स ना रिसर्च हेड अभिषेक भद्रा. अभिषेक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और अभिषेक जी, जैसे कि मैंने बताया कि जो फेस्टिव सीज़न होती है और ख़ास करके दशहरे के आसपास भी घरों की खरीदारी काफ़ी अच्छी होती है. दिवाली पे भी काफ़ी लोग अपने घर खरीदते हुए हमें दिखाई देते हैं. तो इस फेस्टिव सीज़न की बात से ही हम शुरुआत करते हैं. कैसी रही है इस साल की ये फेस्टिव सीज़न और आगे दिवाली तक कितनी डिमांड और सेल्स किस तरीके से रह सकते हैं? देखिए फेस्टिव सीज़न एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। और इस वर्ष भी हमने देखा है कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर रहा है, जो फेस्टिव सीज़न के बिल्कुल ही पहले वाला क्वार्टर है, तो वहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छा हुआ है। और अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो 18% का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है पिछले 12 महीनों में। और अगर हम डिमांड की बात करें तो 8.4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिमांड बढ़ा है। और इस महीने भी अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट में। और कैपिटल एप्रिसिएशन या प्राइस राइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सारे बड़े शहरों में हमें देखने को मिला है पिछले 1 क्वार्टर में। ग्रेटर नोएडा और गुड़गाँव में सबसे ज़्यादा हमें प्राइस राइज़ देखने को मिला है, जिसमें 27.2% और 33.4% का हमें प्राइस हाइक देखने को मिला है इन शहरों में। तो ये जो अभी अपकमिंग 2-3 महीने हैं दिसंबर तक, जहाँ पे फेस्टिव सीज़न हमारा काफ़ी अच्छा चलने वाला है, तो वहाँ पे ब प्रोजेक्शन यही है कि प्राइस अ, बढ़ेगा, बट स्लो पेस पे बढ़ेगा। डिमांड डेफ़िनेटली बढ़ना बढ़ना चाहिए। और सप्लाई में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि डेवलपर्स जो है वो काफ़ी न्यू लॉन्चेस लेके आते हैं मार्केट में फेस्टिव सीज़न में। तो एक सिमिलर ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी हमें देखने को मिलेगा। ઓકે, તો પાછલા ક્વાર્ટરની અંદર એક સારી ડિમાન્ડ આપણને આવતી દેખાઈ હતી. પાછલું ક્વાર્ટર એટલે અહીં આગળથી જે આ ફેસ્ટિવ સિઝન શરૂઆત થઈ રહી છે આપણે એના પહેલાં સુધી સપ્ટેમ્બર સુધીના ક્વાર્ટરની જો આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર એક સારી ડિમાન્ડ આવતી દેખાય છે અને આગળ પણ આ મોમેન્ટમ કન્ટિન્યુ થતું દેખાઈ શકે છે. અને પ્રાઇઝીસની વાત કરીએ તો પ્રાઇસની અંદર એક ધીમો વધારો આપણને અહીં આગળથી આવતો दिखाई રહ્યો છે. अभिषेक जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने ग्रेटर नोएडा और कुछ शहरों की बात की, यहाँ पे एक अच्छी डिमांड और घर की खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है. तो ये टायर 1 सिटीज़ में हमें अच्छी डिमांड और सेल्स होते हुए दिख रहे हैं या टायर 2 सिटीज़ में भी यही रुझान बन रहा है? किस तरीके से आपके फाइंडिंग्स हैं? टियर 2 सिटीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जो पैंडेमिक के बाद काफ़ी लाइमलाइट में आया है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो उस टाइम पे इतना कमर्शियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें किसी भी शहर में देखने को नहीं मिला। उसके बाद अगर मैं पिछले 12 से 16 महीने की बात करूँ तो अ, ब जो एमएनसीज़ है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, उन्होंने टियर 2 सिटीज़ में उन्होंने अपने ऑफिसेज़ खोले हैं। और लैंड अवेलेबिलिटी भी टियर 2 सिटीज़ में काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टियर 1 सिटीज़। तो टियर 2 सिटीज़ में परफ़ॉर्मेंस जो रहा है रियल एस्टेट मार्केट का, वो कई मायनों में टियर 1 सिटीज़ से बेहतर रहा है। तो टॉप 3 सिटीज़ अगर मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ डिमांड, परफॉर्मेंस एंड प्राइस परफॉर्मेंस, तो वो होंगे आपके नागपुर, कोयंबटूर और भुवनेश्वर। तो नागपुर में हमें 49% का डिमांड इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले 12 महीनों में। कोयंबटूर में हमें 27% का मिला है देखने को, और भुवनेश्वर में 12%। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि जो स्पेशियस अपार्टमेंट है या बड़े अपार्टमेंट है, जो 3 बीएचके एंड अबव कॉन्फ़िगरेशन के यूनिट्स है,
वो मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड इस सेगमेंट में हमें देखने को मिला है। उस और इसमें भी अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 शहर है जहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स या 3 बीएचके एंड प्लस कॉन्फ़िगरेशन के यूनिट्स में ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिला है। वो है लखनऊ, जिसमें 42% का डिमांड है 3 बीएचके एंड अबव यूनिट्स का, जयपुर में 53% का है और चंडीगढ़ में 66% का है। तो टियर 2 सिटीज़ डेफ़िनेटली एक अच्छा सेगमेंट है डेवलपर्स के लिए भी और होम बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस है और डेवलपर्स को कम प्राइसेस में लैंड मिलता है, तो उनका प्रॉफिट मेकिंग और मार्जिन्स भी इंक्रीज़ होता है। तो ये की डिफरेंस है टियर 2 સિટીઝ और टियर 1 સિટીઝ के परफॉर्मेंस में। ઓકે, તો ટિયર 2 સિટીઝની અંદર પણ એક સારી ડિમાન્ડ આવતી દેખાઈ રહી છે, સારા સેલ્સ થતા દેખાયા છે. આ ડેવલપર્સને માટે પણ એક સારો મોકો હોય છે, કારણ કે ત્યાં આગળ જમીન જે છે એ ટિયર 1 સિટીઝના કમ્પેરિઝનમાં તમને લેન્ડ પાર્સલ એક સારી કિંમત ઉપર મળી શકે છે અને આ જ કારણ હોય છે કે જ્યાં બાયર્સને પણ એક સારી કિંમતમાં પોતાનું ઘર મળતું દેખાઈ શકે છે. તો આ એક આપણે વાત કરી છે ટિયર 2 સિટીઝ અંગેની, જ્યાં 3 બીએચકેની માંગ પણ વધતી देखाई रही है. अभिषेक जी, टियर 1 सिटीज़ में किस तरीके की डिमांड रही है? क्या वहाँ पे भी, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि हर कोई बड़ा घर चाह रहा है, तो ये जो चॉइस है बायर्स की, क्या ये टियर 1 सिटीज़ में भी इस तरीके की है कि थोड़ा बड़ा घर अभी भी खरीदा जा रहा है, या किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी लोगों को अपने घर में एक वर्क प्लेस, कोविड ख़त्म हो चुका है, अब वर्क फ्रॉम होम वाला जो है वो अब धीरे धीरे एक तरह से बंद ही हो चुका है, मगर लोगों को प्लेस स्पेस अपने घर में अब चाहिए. तो या क्या ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट एक रेज़ किया है। टियर 1 सिटीज़ में भी सिमिलर ट्रेंड है और 3 बीएचके और एंड अबव कॉन्फ़िगरेशन में डिमांड तो है ही। इसके अलावा लग्ज़री सेगमेंट जो है, जो हम जिसे हम कहते हैं कि जो हर सिटी के लिए डिफरेंट होता है, जो यूजुअली आपके 4 बीएचकेज़ एंड अबव वाले अपार्टमेंट्स होते हैं, या हम पेंट हाउसेस कहते हैं या लग्ज़री विला कहते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है लग्ज़री एंड प्रीमियम सेगमेंट, इसमें पिछले 2 क्वार्टर्स में मतलब अप्रैल से लेके सितंबर वाला जो टाइम पीरियड है 2023 में, इसमें हमें एक इमर्जेंस दिखा है इस सेगमेंट में। तो जो पहले के टाइम में मुश्किल से आपके 2 या 3% होता था ओवरऑल डिमांड का, तो ये अभी क्लोज़ टू 10% है। तो इसमें एक हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है लग्ज़री और प्रीमियम सेगमेंट में टियर 1 सिटीज़ में। प्लस जो 3 बीएचके वाला सेगमेंट है उसमें तो है ही। और ये लग्ज़री सेगमेंट हर शहर में डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एंड अबव डिफाइन करता है सेगमेंट को, लग्ज़री और प्रीमियम सेगमेंट। एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 एंड अबव रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपका लग्ज़री सेगमेंट होता है। वहीं अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ, पुणे की बात करूँ, तो वहाँ पे आपका 8 से 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से आपका लग्ज़री सेगमेंट स्टार्ट होता है। तो ये सारे एक डाइवर्स सेगमेंट है जो हर सिटी में डिफरेंट है। बट हाँ, इन सबका ट्रेंड सेम ही है कि एक इमर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में टियर 1 सिटीज़ में। ઓકે, તો આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને લક્ઝરી સેગમેન્ટની કેવી ડિમાન્ડ છે ટિયર 1 સિટીની અંદર, એની પણ એક વાત કરી છે. अभिषेक जी, अगर आगे मैं आपसे ये भी एक जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं इसी समय पिछले साल शो कर रही थी, बहुत सारी बातें अफोर्डेबल हाउसिंग पे हो रही थी, और ये पिछले एक साल से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, ये जो रुझान है सब में आता हुआ दिख रहा है कि 3 बीएचके की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है. तो क्या इसका एक मतलब ये भी है कि ये पिछले साल में अफोर्डेबल हाउसिंग कहीं पीछे छूटता जा रहा है, वहाँ पे डिमांड कम हुई है, या डेवलपर्स ने थोड़ा फोकस करना कम किया है? किस तरीके से आप इस सेगमेंट को, अफोर्डेबल हाउसिंग को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अफ़ोर्डेबल हाउसिंग तो हमेशा से ही एक मेजॉरिटी सेगमेंट रहा है और अभी भी हम देखें तो कहानी सेम ही है कि अफ़ोर्डेबल सेगमेंट आपका मेजॉरिटी जो सप्लाई आता है डेवलपर से वो अफ़ोर्डेबल हाउसिंग का ही आता है।
बट अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रॉब्लम ये है जिस वजह से ये अभी डिमांड में कम है वो ये इसलिए है कि अफोर्डेबल सेगमेंट का डेफिनेशन कई सिटीज़ में डिफरेंट हो गया है। जैसे अगर मैं एनसीआर की बात करूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ यूजुअली अ 20 से 25 लाख से नीचे वाले जो घर होते हैं, तो ये सप्लाई में तो है, बट इसमें कोई न्यू लॉन्चेस या कोई न्यू सप्लाई नहीं आ रहा है। ये मेजरली आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे अफोर्डेबल सेगमेंट में और इसमें क्या होता है कि काफ़ी एनसीआर में ही अगर मैं बात करूँ तो इसमें लीगल इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कई प्रॉपर्टीज़ के लिए नहीं मिलता है, जी। रजिस्ट्री में डिले होता है, तो इसके लिए बायर्स थोड़े स्केप्टिकल है, बायर्स थोड़े श्योर नहीं है कि वो इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और डेवलपर्स का फ़ोकस अभी जैसे मैंने बताया पहले कि लग्ज़री सेगमेंट की तरफ ज़्यादा है क्योंकि डिमांड वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और वहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा होता है। प्राइस मार्जिन अगर मैं बोलूँ डेवलपर्स के लिए, तो डेफ़िनेटली उनका फ़ोकस अभी उस तरफ ज़्यादा है। तो अफ़ोर्डेबल सेगमेंट है, बट न्यू सप्लाई इतना नहीं आ रहा है अफ़ोर्डेबल सेगमेंट का। मेजरली आपको रेडी टू मूव इन ही मिलेगा। ઓકે, તો અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટમાં હવે નવી સપ્લાય જે છે એ અહીં આગળથી થોડી ઓછી આવતી દેખાઈ રહી છે અને આપણે ઓવરઓલ પેન ઇન્ડિયાની અહીં આગળથી ખાસ ચર્ચા કરી છે અને અફોર્ડેબલ માટે હવે દરેક શહેરની અફોર્ડેબિલિટી અલગ અલગ છે એ વસ્તુ પણ આપણે ધ્યાને રાખીને ચાલવું પડશે જ્યારે આપણે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટની વાત કરી રહ્યા હોય ત્યારે। अभिषेक जी, अब आगे जो आपका एक प्रॉप इंडेक्स होता है उसके ऊपर थोड़ा बात कर रहे हैं। आपके ये प्रॉप इंडेक्स के एक क्वार्टर वाइज रिपोर्ट्स भी आते हैं, तो पिछले रिपोर्ट्स के की फाइंडिंग्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए। तो जो हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो रिपोर्ट हमने पब्लिश किया था, उसमें की फाइंडिंग्स थे कि पैन इंडिया में जो प्राइसेस है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के वो 5.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ आया है। 18% का वाई ऑन वाई का ग्रोथ आया है पिछले 12 महीनों का। डिमांड पिछले क्वार्टर के मुकाबले अप्रैल, मई, जून क्वार्टर के मुकाबले 8.4% बढ़ा है। मैक्सिमम प्राइस राइज हमें ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है, जो 27% है वाई ऑन वाई, और गुड़गांव में हमें 33.4% देखने को मिला है। और बाकी जितने भी हमारे सिटीज़ है, जो 13 सिटीज़ हम ट्रैक करते हैं इंडिया में, जो टियर 1 सिटीज़ है, वहाँ पे जो ब्रैकेट का हमें प्राइस अप्रिसिएशन मिला है वो 15 टू 25% का हमें ऑलमोस्ट हर शहर में प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला है वाई ऑन वाई। अहमदाबाद की क्या स्थिति बन रही है, अगर उस पे आप हमें थोड़ा डिटेल में बता पाए, प्राइस राइज के हिसाब से, और डिमांड वहाँ कैसी बन रही है, किस एरियाज़ में अच्छी डिमांड आ रही है, इस बारे में अगर आप हमें और बता पाए। जी, जी, ज़रूर। तो अहमदाबाद में डिमांड हमें जो देखने को मिला है वो 8% का इंक्रीज़ हुआ है डिमांड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि ऑलमोस्ट बाकी सारे शहरों के से थोड़ा-सा ज़्यादा है एवरेज में। प्राइसेज़ ऑलमोस्ट स्टेबल है जिसमें हमें सिर्फ़ 0.73% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है प्राइसेज़ में, और वाई ऑन वाई 4.3% का प्राइस इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। जो की लोकेलिटीज़ है जहाँ पे मेजॉरिटी डिमांड इस टाइम पे अहमदाबाद में आ रहा है, वो आ रहा है आपका साउथ बोपल में, एसजी हाईवे में, एसपी रिंग रोड में और गोटा में। तो ये 4 की माइक्रो मार्केट्स है या लोकेलिटीज़ है अहमदाबाद में जहाँ पे कंज्यूमर्स काफ़ी सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए। और जो ट्रेंड है, जो कंज्यूमर प्रेफ़रेंसेस है, वो अगेन 3 बीएचके यूनिट्स पे ज़्यादा फ़ोकस है, जो कि 35 से 40% का टोटल शेयर ओवरऑल डिमांड का है 3 बीएचके यूनिट्स में। और जो बजट सेगमेंट है जहाँ पे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो है 4,000 से 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेंज में। तो ये की आपके जो फाइंडिंग्स है वो अहमदाबाद के लिए है। ઓકે, તો અમદાવાદની પણ આપણે ખાસ અહીંયા આગળથી વાત કરીશું, જ્યાં આપણે વાયોનવાય એટલે કે વાર્ષિક ધોરણે જો જોઈએ તો કિંમતોની અંદર લગભગ 4-4.5% જેટલો વધારો દેખાઈ રહ્યો છે અને ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર આપણે લગભગ સ્ટેબલ કિંમતોને રહેતી જોઈ રહ્યા છે અને 3 BHKની અંદર સારી ઘરોની ડિમાન્ડ વધતી દેખાઈ રહી છે।
अभिषेक जी, अब आगे आपसे ये समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम देखते हैं, जो बायर्स के प्रेफरेंसेस होते हैं वो हमने यहाँ पे जैसे फ्लैट्स की बात की कि 3 BHK के अंदर आ रहे हैं। प्लॉटेड जो प्लॉट का डेवलपमेंट होता है, इसमें किस तरीके का प्रेफरेंस बन रहा है, या हम कहें कि हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो किस तरीके के प्रेफरेंसेस बायर्स की तरफ से आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्लॉटेड डेवलपमेंट जो है ये एक प्राइमरीली एक इन्वेस्टमेंट टूल है बायर्स के लिए क्योंकि और ये एक मेजर डिफरेंस है अपार्टमेंट से या जो कंस्ट्रक्टेड हाउसेस है उनके कंपैरिजन में प्लॉटेड डेवलपमेंट्स बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट टूल है क्योंकि इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो जनरली हायर होता है क्योंकि इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट्स का सप्लाई हमेशा काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू अपार्टमेंट्स। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि इसमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर हम अपार्टमेंट्स में देखें तो आपने आज एक अपार्टमेंट अगर खरीदा, उसको जब आप सेल करने जाओगे तो उसमें डेप्रिसिएशन का भी आ जाता है कॉन्सेप्ट जिसमें कि जो आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू को थोड़ा कम करता है। तो प्लॉट में वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये की एस्पेक्ट है इन्वेस्टर्स के लिए टू थिंक अबाउट कि रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंडली जो इसका डिमांड है, वो डिमांड इस टाइम पे काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं वाई ऑन वाई की बात करूँ तो पैन इंडिया में 18% का हमें डिमांड इंक्रीज़ देखने को मिला है। और प्राइसेस की बात करूँ तो 18% का प्राइस में भी इंक्रीज़ हुआ है वाई ऑन वाई। और मैक्सिमम जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है वो ग्रेटर नोएडा और मुंबई में हुआ है। ग्रेटर नोएडा में करीबन 100% का प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है जो कि ऑलमोस्ट डबल है वाई ऑन वाई। और मुंबई में अगर हम देखें तो 78% का प्लॉट्स में प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है। डिमांड पैन इंडिया जैसा मैंने बताया 18% का इंक्रीज हुआ है। इसमें भी ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, नोएडा और बैंगलोर ये 4 शहर हैं जहाँ पे मैक्सिमम डिमांड इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हल्का-सा एक डिक्लाइन आया है अराउंड 20% का जो एक्सपेक्टेड है क्योंकि प्लॉट्स में इतना ज़्यादा फोकस होता नहीं है डेवलपर्स का। अ, तो ये 3-4 मेन ट्रेंड्स हैं जो हमें प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में देखने को मिला है। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે પ્લોટેડ ડેવલપમેન્ટ્સની પણ અહીંયા આગળથી વાત કરી છે. અહીંયા આગળ જ્યારે રોકાણ કરે છે તો સૌથી મોટો ફાયદો જે છે અહીંયા આગળ ડેપ્રિશિએશન નથી થતું, તમારી પ્રોપર્ટીની કિંમતો સમયની સાથે ઘટતી નથી જતી, તો એ એક રોકાણનું મહત્ત્વનું કારણ અહીંયા આગળથી बनતું હોય છે. अभिषेक जी, अब हमने ये घर खरीदारी की और प्लॉट डेवलपमेंट प्लॉट की खरीदी की भी बात की. अब हम अगर बात कर ले थोड़े रेंटल सेगमेंट की, और आजकल हम जी। ये भी पढ़ रहे हैं कि पीजी में भी हम एक अच्छी खासी डिमांड आती हुई देख रहे हैं. तो हुँ। रेंटल सेगमेंट और पीजी सेगमेंट के लिए कैसा रहा है इधर, आपके क्या आपके फाइंडिंग्स बन रहे हैं? जी, तो हम एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं रेंट इंडेक्स जो एक क्वार्टरली रिपोर्ट है। ये हमने जून मंथ में 2023 में हमने पब्लिश किया था। तो इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स जो थे वो रेंट्स जो है वो 4.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल पैन इंडिया में। मैक्सिमम रेंट एप्रिसिएशन हमें बैंगलोर में देखने को मिला है, जहाँ पे 8.1% का एप्रिसिएशन हुआ है रेंटल प्राइसेस में। नवी मुंबई में 7.3% का हुआ है और गुरुग्राम में 5.1% का हुआ है। और इसमें भी अगर हम ट्रेंड्स की बात करें या कंज्यूमर प्रेफ़रेंस की बात करें तो 1 एंड 2 बीएचके यूनिट्स इसमें काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि जनरली हमें ये देखने को मिला है कि जो बेसिकली रेंटल डिमांड होता है, जो रेंटल अकोमोडेशन की डिमांड आती है वो जनरली यंगर वर्किंग पॉपुलेशन और स्टूडेंट्स से ज़्यादा आता है, राइट? सो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक कंसर्न होता है। तो उनके लिए ज़्यादा बड़े यूनिट्स रेंट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी। सो दैट्स व्हाई 1 और 2 बीएचके यूनिट्स आपके डिमांड में काफ़ी ज़्यादा है। और ये ऐसा ही प्रोजेक्शन है अगले एट लीस्ट 2 क्वार्टर का, जो हमें दिख रहा है।
ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે રેન્ટલ સેગમેન્ટની વાત કરી છે તો 1 અને 2 BHKની અંદર रेंटल डिमांड यहाँ करती વધતી दिखाई रही है। पीजी के ऊपर कुछ आपके फाइंडिंग्स है, इसमें भी अगर आपका कुछ रिसर्च हो तो? हाँ जी। पीजी अकोमोडेशंस अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव है रेंटल मार्केट के लिए, जो जनरली मिलेनियल्स की तरफ ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं। मिलेनियल्स अगर हम डिफाइन करें तो वो पॉपुलेशन जो 35 से 45 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं, और यूजुअली डिमांड जो आता है वो मैक्सिमम डिमांड इसी एज ग्रुप से आता है पीजी अकोमोडेशंस के लिए। और यहाँ पे हमें जो ट्रेंड्स हमने जो रिसर्च किया है उसमें जो देखने को मिला है, डबल ऑक्यूपेंसी और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी की तरफ फोकस ज़्यादा है पेइंग गेस्ट जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए। और 33% चीप भी होता है डबल ऑक्यूपेंसी अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी से कंपेयर करेंगे, और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 44% लेस एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सिंगल ऑक्यूपेंसी। तो और ये अगर हम लैंडलॉर्ड्स की तरफ से भी पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए भी एक हायर रेंटल यील्ड उनको मिलता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल रेंटल हाउसेस, क्योंकि इसमें उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो सिंगल ऑक्यूपेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में उनके पास हायर रेंट्स अर्न करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रेंटर्स ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हम जो रेंटल यील्ड्स इसमें एक्सपेक्टेड होता है लैंडलॉर्ड्स के लिए, दैट इज़ बिटवीन 7 to 8%। और अगर हम ट्रेडिशनल रेंटल हाउसिंग की बात करें तो उसमें टिपिकली 3 to 4% का रेंटल यील्ड डेवलपर्स को या लैंडलॉर्ड्स को मिलता है। तो क्लियरली एक 70 to 80% का इंक्रीज होता है रेंटल यील्ड्स में, जो लैंडलॉर्ड्स अवेल कर सकते हैं पीजी अकोमोडेशन से। सो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है दोनों उस पार्टीज के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए भी एंड जो रेंटल एकोमोडेशन सीख कर रहे हैं उनके लिए भी। ઓકે, તો આપણે પીજી સેગમેન્ટની પણ અહીં આગળથી વાત કરી છે। જો આપણે લેન્ડ ઓનર હોઈએ છીએ આપણે તો અહીં આગળથી એક આરઓઆઈ जो છે અહીં આગળથી વધતી આપણને દેખાઈ શકે છે રેન્ટલ વર્सेस પીજીની જો આપણે અહીં આગળથી વાત કરીએ છીએ તો। तभी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में हिस्सा लिया, और हमने बहुत सारे पूरे प्रॉपर्टी पैन इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट और सबकी रेंटल सेगमेंट सबकी हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ત્યારે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં તો હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ આપને જતાં જતાં ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે રિયલ એસ્ટેટને લગતા, ઘરની ખરીદારી કે વેચાણને લગતા આપના પ્રશ્નો હોય તો અમને આપનો ઈમેલ મોકલો। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। તો સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા। વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।